को हमने दो भागों में विभाजित किया था। कौन से थे वो? प्रोकैरियोटिक था और दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था आपका यूकैरियोटिक। यही दो कोशिका थी और इनके बारे में हमने पढ़ लिया था और आपने मुझे जवाब भी दे दिए। आगे हम थोड़ा और जाएंगे और पढ़ेंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उन्हें हमने पुनः दो भागों में बांटा है और आज वही पढ़ेंगे हम। एक है आपकी जंतु कोशिका और दूसरा है आपकी पादप कोशिका। जंतु कोशिका है एनिमल सेल और ये है आपकी प्लांट सेल। कुछ कुछ जानकारी तो आपको इसके बारे में होगी कि जंतु कोशिका क्या है। और सबसे पहला जो बड़ा अंतर है कि एक में कोशिका भित्ति होती है और दूसरे में कोशिका भित्ति नहीं होती। तो जंतु कोशिका की बात करें हम तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, माने सेल वॉल अब्सेंट होती है। वहीं देखें तो पादप कोशिका की मुख्य विशेषता ही यह है कि इसमें क्या मिलेगी आपको? कोशिका भित्ति मिलेगी। और पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वह मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की होती है। थोड़ी सी संरचना देखें हम तो और भी क्या चीज होती है? तो संरचना देख लीजिए। समझो ये आपकी जंतु कोशिका है, इसमें मध्य में आपको केंद्रक दिखाई देगा, साथ ही और भी कोशिका अंग होंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इसमें राइबोसोम मिलेंगे, ठीक। कुछ मात्रा में आपको लाइसोसोम मिलेंगे, फिर एक जलिकानुमा संरचना मिलेगी जिसे अंतःप्रद्रवी जलिका कहते हैं हम। छोटे छोटे वैक्यूल भी मिलेंगे जिसे हम रिक्तिका कहते हैं। क्या क्या नाम बना दिए हैं, क्या क्या चीजें। तो ये जो बाहरी झिल्ली है इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहेंगे इसे? कोशिका झिल्ली। इसे कह दीजिए, नाम दे दीजिए, इसे हम क्या कहेंगे? लाइसोसोम। ये जो येलो वाली संरचना है इसे अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। कुछ आपको राइबोसोम भी मिलेंगे और यूकैरियोटिक कोशिका मतलब राइबोसोम कौन से वाले प्रकार के मिलेंगे? तो 80S प्रकार के मिलेंगे। ये जो सफेद रंग के हैं इन्हें आप रिक्तिका लिखिएगा, जिसे वैक्यूल या रसधानी भी कहते हैं। और भी कोई अंग याद आ रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें एक और चीज मिलेगी आपको जिसको गोल्जी काय कहते हैं या गोल्जी बॉडी, जैसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। तो ये क्या है आपका? गोल्जी बॉडी या इसे गोल्जी काय भी कहते हैं। ये सारे जो अंगक है कोशिका अंगक, ये आपको कहाँ मिलेंगे? जंतु कोशिका में मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, कोशिका झिल्ली होगी, अंतःप्रद्रवी जलिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका। और ये जो बना हुआ है, ये जो संरचना है जिसमें काली काली एक केंद्रिका होती है और गुणसूत्र होता है, इसे हम केंद्रक कहते हैं। वहीं अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका आपकी यही कुछ संरचना है, लेकिन इसके चारों ओर, कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक और संरचना आपको देखने को मिलेगी। और वह संरचना कौन सी होती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। बाकी ये जो आंतरिक है यही आपकी कौन सी कहलाती है? कोशिका झिल्ली। इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जहां पर जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है, वहीं अगर हम देखें कि पादप कोशिका में केंद्रक थोड़ा सा कहाँ होता है? तो कोशिका झिल्ली के पास में। ऐसा क्यों होता है? तो जो आपके पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका होती है लेकिन वह बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर रिक्तिका छोटी है, दिख रही है, व्हाइट व्हाइट
बनाई है मैंने। तो रिक्तिका इसमें छोटी होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, रिक्तिका बड़ी होने के कारण जो केंद्रक होता है वो सेंटर में ना होकर कहाँ हो जाता है, थोड़ा सा साइड में आपको देखने को मिलेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, तो यह है रिक्तिका। यह भी अंतर है इसमें कि पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है। क्यों होता है हम बाद में देखेंगे, पर अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इसमें केंद्रक बड़ा, इसमें लाइसोसोम नहीं होंगे। इसमें लाइसोसोम होगा लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होगा। क्या राइबोसोम होंगे, तो हाँ इसमें भी राइबोसोम होंगे। देखिए इसमें आपको गोल्जी काय भी मिलेगा। फिर चले तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कोशिकांग तो मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। पहला अंतर, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल होती है। दूसरा क्या और नहीं होता, तो इसमें जो रिक्तिका है वह छोटी होती है और संख्या में अधिक है। 3 बनाई है मैंने, लेकिन उसमें क्या है, कोशिका या रिक्तिका जो है वैक्यूल जिसे कहते हैं रसधानी, वह बड़ी होती है, संख्या में कम होती है या एक ही होती है। दूसरा और भी क्या अंतर, तो इधर देखिए यहाँ पर लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं वह आपकी जंतु कोशिका में मिलेगी, वरन पादप कोशिका में आपको नहीं देखने को मिलेगी। उसी के साथ एक बड़ा सा अंतर और होता है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें लवक मिलेगा। क्या मिलता है, लवक, जिसे हम प्लास्टिड भी कहते हैं। वह इसी के कारण इसी में लवक 3 प्रकार के मिलेंगे आपको, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। और यही कि जो हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा और जंतु कोशिका में यह लवक अनुपस्थित होता है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो कहाँ मिलेगा, थोड़े से कोने पे, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के पास में। वहीं यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। ये साधारण सी संरचना है जिससे हम बता सकते हैं कि पादप और जंतु कोशिका में क्या विभेदन है। देखते हैं, डायग्राम से समझ लीजिए पहले आप। हाँ, ये कौन सी कोशिका है, सबसे पहला इसमें कोशिका भित्ति ढूंढिए, है क्या, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। सिर्फ क्या हम दिख रही है, प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं है, मतलब ये कौन सी कोशिका है, जंतु। उसी के साथ एक और चीज देखिए, इसमें क्या है, मतलब हमने बताया कि पादप कोशिका में तो लाइसोसोम था ही नहीं, तो उसी के साथ और भी कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर लवक नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो हम पहले इसकी संरचना देख लेते, मतलब ये कहीं ना कहीं या कौन सी कोशिका है, तो कौन सी कोशिका है, या जंतु कोशिका है। देखिए इसमें केंद्रक कहाँ है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये केंद्रक है, और इसे केंद्रक कहा है। उसी के साथ केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। उसी के साथ छोटी छोटी संरचना मिलेगी केंद्रक के चारों ओर जिसे हम अंतद्रवी जलिका कहेंगे, और 2 प्रकार की होती है। अंतद्रवी जलिका जिस पर राइबोसोम नहीं होते वह जलिका चिकनी कहलाती है, और जिस पर ये जलिका तो है लेकिन इस पर छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं उसे हम खुरदरी अंतःप्रदवी जलिका कहते हैं। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम उन अंगों के नाम याद रख ले कि कोशिका में होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको मिलेगा। उसी के साथ और भी, तो गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय एक ही का नाम है, और यह भी हमें कहाँ मिलेगा, कोशिका में मिलेगा। उसी के साथ एक और चीज, तारक काय जिसे सेंट्रियोल कहते हैं, यह भी सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में तारक काय नहीं मिलेगा, या सॉरी हाँ, तारक केंद्र या तारक काय या सेंट्रियोल एक ही होता है। यह कोशिका विभाजन में जंतु कोशिका में मदद करता है, पादप कोशिका में मध्य पट्टिका द्वारा विभाजन होता है, इसलिए वहां पर क्या नहीं मिलता है, तारक केंद्र नहीं होता है। उसी के आगे अगर हम देखें तो हमें एक और कोशिका मिलेगी, दिख रही है और या तो नीचे लिख रखा है, मतलब आप पहचानने में थोड़ी भी देर नहीं करोगे। कौन सी कोशिका है, तो पादप कोशिका। कैसे पहचान लिया, तो पहला हरित लवक भी दिख रहा है, और भी कोशिका भित्ति है कहीं, नहीं लिखी हुई है, ये लिख दी है। ये जो कठोर संरचना है ये किसकी है, कोशिका भित्ति। और भी कुछ दिख रहा है क्या, तो लवक दिख रहा है, देखे कहीं पर, तो हरित लवक आपका लवक हो गया। बाकी कोशिका द्रव्य, जितना भी द्रव्य भरा है कोशिका द्रव्य। ये जो खाली संरचना दिख रही है
यह सबसे बड़ी रिक्तिका समझे। ये रिक्तिका, इसीलिए केंद्रक कहाँ चला गया है, थोड़ा सा कोने पर, मतलब प्लाज्मा झिल्ली के पास में, और ये आपका क्या है, केंद्रक है। दूसरा गोल्जी उपकरण, इसमें भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होती है और प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। जो पादप कोशिका में दोनों चीज होती है, कोशिका भित्ति भी होती है और प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली दोनों होती है। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली होती, बाकी चीज नहीं होती। क्लियर है डायग्राम, दोनों ही, एक जंतु कोशिका का था और दूसरा कौन किसका था, पादप कोशिका का था। देखिए अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कोशिका अंग। क्या पढ़ेंगे, कोशिका अंग। उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि कोशिका में दो तीन चीज होती है, एक जीव द्रव्य होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है और एक न्यूक्लियक द्रव्य होता है, जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो। तो देखिए समझे फिर से, ये कोशिका है और अंदर दोहरी झिल्ली नुमा संरचना बनाया, मतलब ये केंद्रक है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ये जो मैंने बनाई है यह है आपकी प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर जितना भी द्रव्य, केंद्रक समेत जितनी भी चीजें भरी, सारी चीजें क्या कहलाती है, तो सभी चीजें क्या कहलाती है, जीव द्रव्य कहलाती है। पहली चीज कि इसे, और इसे हम बाद में बता दूंगी, पहले ये बता देते हैं कि ये पूरा जो भरा हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहते हैं। इतना क्लियर है, केंद्रक भी आ गया इसमें। नेक्स्ट, इसी जीव द्रव्य के दो भाग हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा मिलेगा केंद्रक। क्या मिलेगा, केंद्रक। देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक अलग हो गया, मतलब बात कहाँ की हो रही है कि ये केंद्रक आपका अलग है और इसके बाद जो द्रव्य भरा है, मतलब केंद्रक को छोड़कर कोशिका में जितना भी द्रव्य भरा है, जो मैंने लाल लाल से आपको बता रही हूँ, ये सारा द्रव्य केंद्रक के बाहर का द्रव्य कौन सा द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब केंद्रक भी आ गया उसमें। क्लियर है कि जीव द्रव्य मतलब केंद्रक समेत जो भी जीव भरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वही आपका क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। लेकिन वही अगर बात करें कोशिका द्रव्य की, तो केंद्रक को छोड़कर जो भी द्रव्य है सभी, उसमें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड, जो भी सारी चीजें वो सभी एक साथ मिलकर क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य। बचा केंद्रक, तो केंद्रक भी दो भागों में, एक तो होती है केंद्रक झिल्ली, दिख ही रही है, जब भी बनाया दोहरी झिल्ली नुमा संरचना बनाई है, तो ये झिल्ली जो है यह कौन सी झिल्ली है आपकी, केंद्रक झिल्ली। और उसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ध्यान रखिएगा केंद्रक द्रव्य कम पूछने में आता है, क्या पूछा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म किसे कहते हैं, या न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ मिलेगा, तो न्यूक्लियस में ही मिलेगा। केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सा द्रव्य है, तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा है वो सारा ही द्रव्य कौन सा कहलाता है, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। जीव द्रव्य क्या, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव्य, दो भाग कौन कौन से, कोशिका द्रव्य, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक और नाम याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, इंग्लिश का भी वर्ड है इसे, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और वो है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक को छोड़कर बाकी चीजें, और हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वह साइटोप्लाज्म में उपस्थित जितनी भी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया हुई, लवक हुआ, आपका लाइसोसोम हुआ, ये सारों का अध्ययन हम इस दौरान करेंगे और फिर केंद्रक का अध्ययन हम अलग से करेंगे। तो चलें इसकी ओर। ये पहले समझ में आना चाहिए कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य किसे कहते हैं और केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं। क्लियर है इतना, आगे चले। और कोशिका, दोनों कोशिका भी आपको क्लियर हो गई होगी, जंतु और पादप कोशिका। अंतर जंतु पेशी, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें रहने ही देती हूँ, नहीं पढ़ती हूँ। यहाँ आके देखते हैं तो कुछ और ही टाइप हो जाता है। हाँ एक लाइन सही है इसमें, ये वाली पुरकिंजे वाली, कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया।
जो आपका अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जीव द्रव्य क्या है, उस जीव द्रव्य का नाम किसने रखा है? पुरकिंजे ने रखा है। जीव द्रव्य की भौतिक गुण, तो जीव द्रव्य एक स्वच्छंद रंगहीन, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है। चिपचिपा अर्ध तरल पदार्थ है जिसका लगभग 60 से 80% भाग किससे भरा होता है? जल से। मतलब शेष भाग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है और बाकी कुछ कोशिका अंगक होंगे। उत्तेजनशीलता जीव द्रव्य का जन्मजात लक्षण है, लक्षण याद रखिएगा। और जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुण उसका क्या है? कोलाइडी। जब हम विलयन पढ़ते हैं, कभी रसायन में पढ़ते हैं तो विलयन पढ़ते हैं और उसमें कोलाइडी विलयन आता है। कोलाइडी विलयन, आपकी वायु भी कोलाइडी विलयन की तरह कार्य करता है। इसका मतलब जब इस पर प्रकाश डालते हैं तो इसमें ऐसे कण होते हैं जो प्रकाश को क्या करते हैं? फैला देते हैं। वही विलयन कौन सा विलयन कहलाता है? कोलाइडी विलयन। और कोशिका में जो भरा द्रव्य होता है उस विलयन का भी गुण कौन सा होता है? कोलाइडी होता है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन देख लीजिए, कभी काम आ जाए आपके, और काम जरूर आएगा कि कौन कितने प्रतिशत होता है। तो जल कितना प्रतिशत जीव द्रव्य में? 90 से 92%। प्रोटीन कितना मिलता है? 7 से 9। कार्बोहाइड्रेट कितना? 2 से 2.5। अच्छा, प्रोटीन अधिक क्यों, कार्बोहाइड्रेट कम क्यों? देखिए, प्रोटीन टूट फूट और मरम्मत में काम करता है। यही प्रोटीन का कार्य क्या है? कोशिका की मरम्मत करना, टूट फूट, तो उसकी मात्रा अधिक। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, और यह ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा यूज कर लिया जाता है। क्वेश्चन जब पढ़ाया था तो बताया था। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम होती है। साथ में लिपिड, वसा 1 से 1.5, और अकार्बनिक पदार्थ और भी जो भी चीज होती है। उसी के साथ आरएनए कितना मिलेगा? 0.7, और डीएनए कितना मिलेगा? 0.4 आपको मिलेगा। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इसलिए इसकी मात्रा भी अधिक होती है। नेक्स्ट, जंतु और पादप कोशिका में मैं अंतर बता चुकी हूँ तो यहाँ नहीं पढ़ूंगी। चलते हैं जीव द्रव्य, तो फिर से आ गया है आपका, इसमें शायद आपको पूरा मिल जाए। और याद, मेन याद क्या रखना है इसमें? पुरकिंजे। एनसीईआरटी की बुक में इसको बड़े अच्छे तरीके से वर्णित किया है, तो ये पुरकिंजे। उसी के साथ और भी पढ़ देते हैं। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, और सभी को पता है अगर कोशिका में जीव द्रव्य नहीं होता, चाहे माना कि अगर जीव द्रव्य नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। कोशिका झिल्ली होती, जीव द्रव्य कोई केंद्रक वेंद्रक कुछ नहीं होता। तो आधारशिला कौन है? आपकी जीव द्रव्य ही है, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इंग्लिश वालों को भी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी की खोज डुजार्डिन ने 1835 में की। उन्होंने इसे सार्कोट शब्द का प्रयोग किया था। बाद में पुरकिंजे ने क्या नाम दिया है? तो पुरकिंजे ने इसे जीवद्रव्य नाम दिया है। और जीवद्रव्य का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्स सुल्जे ने। याद फिर से क्या रखना है? पुरकिंजे को नहीं भूलना है। जीवद्रव्य के भौतिक गुण पढ़ा चुकी हूँ। जीवद्रव्य के कार्बनिक थोड़े कम काम के हैं, और कोशिका द्रव्य के विभिन्न अंग, ये आपके काम के, कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग आपको देखने को मिलेंगे। और अब आप देखिएगा, कोशिका द्रव्य मैंने बता दिया कि केंद्रक को छोड़कर बाकी जितना भी द्रव्य भरा है सभी क्या है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य नहीं। कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की संरचना मिलेगी, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका अंग। ये ध्यान रखिएगा, और ये याद भी रखिएगा, ऑर्गेनेल कहते हैं। ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये निम्नवत है। कोशिका कला, जीवद्रव्य कला मिल जाएगी। और भी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, लवक मिलेगा, राइबोसोम, गोल्जी काय। अगर और चले हम तो लाइसोसोम भी मिल सकता है। और इसकी खोज पूछ लेते हैं बहुत सारी बार। कौन है? डी दवे। लाइसोसोम मिलेगा आपको। फिर एक कोशिका का जो स्केलेटन कहा जाता है, अंतःप्रदवी जलिका भी मिलेगी आपको। और भी मेनी मोर ऑर्गन्स आपको मिलेंगे, और हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोशिका या कोशिका द्रव्य में क्या मिलेगा? तो कोशिका अंगक भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सबसे पहला, अगर हमने यहाँ आया आपका कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये जानते होंगे आप, कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं? इसमें किस रूप में ऊर्जा होती है?
तो किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र होता है, कौन सा चक्र कहते हैं उसे? क्रेब्स चक्र कहते हैं। इतनी जानकारी हमें है, तो बाकी जानकारी और भी लिख लेंगे। सबसे पहले अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बताऊं आपको, तो इसके बारे में जो जानकारी है, यह एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है। कैसी मिलेगी? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन बना दी, लेकिन डबल मेम्ब्रेन में भी ये याद रखना कि जो अंदर की जो झिल्ली होती है, जो मैंने बनाई है, यह झिल्ली ऐसी ना होकर थोड़ी सी फोल्डेड होती है। कैसी होती है? फोल्डेड या कर्व में होती है, और वो कुछ ऐसी संरचना बना लेती है। ठीक है, पहली चीज। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें खुद का गुणसूत्र भी होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या ऐसे कोशिकांग के नाम बताओ जिसमें खुद का, जैसे केंद्रक में तो डीएनए मिलेगा ही मिलेगा आपको गुणसूत्र, लेकिन खुद का डीएनए होता है, वह कोशिका अंग बताए तो वह एक तो लवक होता है, वो आगे पढ़ेंगे। पर पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। साथ में इसमें एक और चीज होती है, और वह होते हैं राइबोसोम। क्या मिलेंगे? खुद के राइबोसोम भी मिलेंगे। और ये दोनों ही काम के हैं कि खुद का डीएनए और राइबोसोम, और कौन से प्रकार के राइबोसोम होंगे तो ये भी ध्यान रखना। यूं तो यूकैरियोटिक कोशिका में कितने राइबोसोम होते हैं? 80 प्रकार के, लेकिन इसमें क्या होता है? 70S प्रकार के। और ये ऐसा दिखाई देता है जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो उसमें जब हमने पढ़ा था तो राइबोसोम भी 70S पढ़ा था और डीएनए भी देखा था, लेकिन उसके चारों ओर झिल्ली नहीं थी। तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे भी कार्य करता है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि यूकैरियोटिक कोशिका में उस अंग का नाम बताएं जो प्रोकैरियोटिक तरह क्या करता है? बिहेव करता है। तो वह कौन है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से। अब आगे चलते हैं कि ये जो फोल्डेड पोर्शन होता है, इसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और ये जो द्रव्य भरा है, यह मैट्रिक्स होता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। और बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक और नाम, इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर या बिजली ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। ये कहाँ से आती है? तो इसी में ग्लूकोज का अंतिम टुकड़ा या टूटता है, और ग्लूकोज जब टूटता है तो क्या बनता है? CO2, साथ में H2O, और कुछ मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा। और यह जो पूरी घटना है, यह पूरी घटना आपको क्या कहलाती है? तो क्रेब्स चक्र नाम से कहलाती है। ये मैंने सब आपको श्वसन में पढ़ाया है, मुझे लगता है कुछ कुछ याद भी होगा, इसीलिए मैंने सीधे इस टॉपिक पे आ गई हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ऊर्जा ग्रह, बिजली ग्रह, और ऊर्जा कौन से रूप में संचित? तो एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? और कौन टूटेगा? तो ग्लूकोज टूटकर ये सारे काम करता है। आप थोड़ा सा पढ़ देते हैं क्या है। तो यह कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में बहुत से सूक्ष्म छड़ी आकार के गोलाकार कोशिकांग दिखाई देते हैं। और एक और चीज बोलूं कि गोलाकार तो होता है, पर ये कैप्सूल जैसा होता है। ठीक है, अभी संरचना बता चली जाएगी आपको। इसकी खोज पूछ ली जाती है, किसने की है? तो इसकी खोज अल्टमैन ने की है, और अल्टमैन ने इसका नाम क्या रखा था? बायोप्लास्ट। लेकिन एक वैज्ञानिक फिर आया, हाँ, और जैसे ही नाम लेते हैं बच्चे हंसते हैं इसका कि बेंडा, क्योंकि हमारे इधर बेंडा कुछ और होता है। ठीक है, और बेंडा ने क्या नाम रखा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन अल्टमैन कम पूछेंगे, लेकिन ये नाम जरूर पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा है? तो किसने रखा है? सी बेंडा, या बेंडा नाम के व्यक्ति ने रखा है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु, नीली हरित कोशिका आदि में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता ही नहीं, मतलब इसमें भी नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण, और कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप क्या है? ग्लूकोज। ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा बनता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। ऐसे अंग का नाम बताए कोशिका में केंद्रक को छोड़ के जिसकी डबल झिल्ली है। तो अभी तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ा है, तो हम किसको ऑप्शन जाएंगे कि ऐसा अंग बताए जिसमें खुद का डीएनए होता है। तो कौन है वो? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें खुद का राइबोसोम और 70S राइबोसोम होता है, तो वह भी कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही होगा। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, समझो पूरा कैप्सूल था।
उसको हटा के हम अंदर का अध्ययन कर रहे हैं। पहला आवरण बाहरी झिल्ली, और ये जो फोल्डेड आवरण है ये कौन सी हो जाएगी? आंतरिक झिल्ली। अंदर से क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। और वह किसका निर्माण करती है? तो ये जो फोल्डिंग पार्ट है यही क्या कहलाता है? आपका क्रिस्टी कहलाता है। दिख रहा है? इसमें राइबोसोम भी होता है, और कौन से प्रकार का होगा? 70S। उसी के साथ हमारे काम के क्या क्या है? तो इसमें मैट्रिक्स होता है। ये जो द्रव्य भरा है ये सभी क्या है? मैट्रिक्स ही कहलाता है। उसी के साथ कुछ और भी, तो इसमें क्या होता है? खुद का DNA भी होता है। क्लियर है? संरचना पता चली। और ये कभी हो जाए कि आपको ऐसा कैप्सूल बना के दे दे कि निम्न में से किसकी संरचना है, तो ये किसकी संरचना है? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। कहाँ मिला है? ये एटीपी सिंथेस, जहां पर एटीपी का निर्माण होगा वह ये मैट्रिक्स में ही, तो इसे बोलते हैं एटीपी सिंथेस। सिंथेस का मतलब हिंदी में संश्लेषण होता है, कि एटीपी का जो संश्लेषण है वह कौन से वाले भाग में होगा? तो मैट्रिक्स वाले भाग में ही होगा। ये परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश, अवकाश का मतलब रिक्तिका या खाली जगह होती है, और ये जो खाली जगह है इसे ही हम प्रीमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश कहते हैं। ठीक, जैसे कोशिका में खाली जगह जो होती है दीवार से घिरी हुई होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, वह रिक्तिका है। तो अवकाश का मतलब क्या है? रिक्तिका। तो यह आपकी जहां पर खाली जगह मिलेगी वह है प्रीमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश। काम का नहीं था इससे नहीं बताया, फिर भी आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। अवकाश मतलब खाली जगह, मैट्रिक्स जो द्रव भरा है, क्रिस्टी, फोल्डेड, और छोटे छोटे और भी कण मिलेंगे। कुछ और भी कण होंगे जैसे अकार्बनिक पदार्थ होंगे, तो वह इन्हें कण के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट इसका जो संरचना है तो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है, बता चुकी हूं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई है से 5 माइक्रोमीटर होना था, वहां पे औसत व्यास, यहाँ पर यूनिट किसी में भी नहीं लिखी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी, ध्यान रखना कौन सी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। और अंदर की ओर उंगली के समान क्या मिलेंगे? प्रवर्त, और जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये किसकी संरचना है? तो ये आपकी जो आंतरिक झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक वाली झिल्ली है, उसी से बनी हुई फोल्डेड संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन प्रोटीन कितना प्रतिशत? तो ये मिलेगा आपको 65 से 70। फास्फोलिपिड 25%, और यही फास्फोलिपिड किसके बनाने में? एडीपी से क्या बनाने में? एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। आरएनए भी मिलेगा और कुछ मात्रा में डीएनए, और इसको याद रखना ही है। कार्य चले तो कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जाग्रह। क्या क्या होता है? ऑक्सीशोषण। और जहां भोज्य पदार्थ का क्या मिलेगा? ऑक्सीकरण। और यही C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, और उसी के बाद इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के द्वारा ऊर्जा, और वह किस रूप में संचित रहेगी? एटीपी के रूप में संचित रहेगी। देख चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मैट्रिक्स देखिए थोड़ा सा और, कि क्रेब्स चक्र का नाम आया था, कि क्रेब्स चक्र की घटना, ये भी पूछ लेते हैं, क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि क्रिस्टी पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा किसका? एटीपी का निर्माण कैसे होता है? जो अभी मैंने फास्फो बोला था कि फास्फोलिपिड भी काम आते हैं, तो जो एडीपी होता है इसका पूरा नाम होता है, हाँ, एडिनोसिन डाइफास्फेट। डाई मतलब दो, तो अभी फास्फेट समूह कितने जुड़े हैं? 2। लेकिन जैसे ही एक और फास्फेट समूह जुड़ता है क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्लियर है कि 3 फास्फेट जुड़ने के बाद क्या बन जाता है? आपकी एटीपी बन जाती है, और यही आपकी ऊर्जा मुद्रा है। नेक्स्ट कौन सा है आपका? लवक। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, लवक जंतु कोशिका में मिलेंगे या पादप कोशिका? इसे हम क्या कहते हैं? तो प्लास्टिड भी कहते हैं। इसी को पहले पढ़ देते हैं फिर आकार बताएंगे। गोल चपटे आकार के कोशिका अंग जो केवल कहाँ मिलेंगे?
वनस्पति कोशिका में, जंतु कोशिका तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे जीवाणु, नीली हरी कोशिका या शैवाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसकी खोज पूछ लेते हैं कि इसकी खोज किसने की है, तो किसने की है, तो हेकल। हेकल वही वैज्ञानिक है जिसने 3 जगत वर्गीकरण भी दिया है। सन 1865 में इन कोशिकांग की खोज लवक का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं ने किया है। उसी के पास सर्वप्रथम प्रयोग खोज तो आपके हेकल ने, और इसका प्रयोग किसने किया है, शिम्पर ने 1885 में किया। और लवकों के प्रकार, तो लव कितने प्रकार के मिलेंगे, मुख्यतः आपको 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो एक होता है वर्णी लवक, दूसरा मिलेगा आपको अवर्णी लवक, और तीसरा है आपका हरित लवक। देखिए इनके इंग्लिश के नाम भी याद रखिएगा। क्या लिखूं, तो ये है आपका क्रोमोप्लास्ट, ये है आपका ल्यूकोप्लास्ट, और ये है आपका, इसको सभी जानते हैं, यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। पहला वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, और तीसरा हरित लवक। वर्ण से समझ में आ रहा है कि वह लवक जिसमें क्या होगा, कोई ना कोई वर्ण होगा, रंग होगा। जो पौधों के, जिसे आपने देखा होगा फूल है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, तो वो जो रंग है, फल है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। तो वो रंग किस लवक के कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण। कि पौधों को विभिन्न रंग देने का काम कौन करता है, तो वह वर्णी लवक करता है। दूसरी तरफ चलते हैं तो कौन सा है, अवर्णी लवक। यह रंग देने का कार्य तो नहीं करता है, लेकिन यह भोज्य पदार्थ को स्टोर करने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का भी स्टोर करता है पौधों में, प्रोटीन का भी स्टोर करता है, और वसा का भी स्टोर करता है। ऐसा भी कहा जाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 95% के समथिंग ये लवक वहां पाए जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जैसे आलू है, अंडरग्राउंड है, मतलब जमीन के अंदर होता है, और उसमें मुख्य रूप से कौन सा लवक मिलता है, अवर्णी लवक मिलता है। साथ में हरित लवक की बात करें तो हरित लवक कौन से रंग का, तो हरे रंग का होता है। इसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम पर्णहरिम या क्लोरोफिल कहते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, मदद करता है। देखिए कितने, तो लवक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। नाम जरूर याद रखना, वर्णी और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही याद रखना है आपको। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहेंगे, और यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को क्या कहते हैं, और हरे रंग के कारण, या हरे रंग को छोड़ा है इसीलिए हमने एक और लवक बनाया है, कौन सा, हरित। अन्यथा 2 ही लवक थे, वर्णी और अवर्णी। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो पुष्पों में, फलों में, और विभिन्न तरह के, अगर आपको पत्तियां भी देखने को मिलती है, जैसे बैंगनी पत्ती देखने को मिलेगी, कोई कोई से सजावटी पौधे होते हैं, तो वहां आपको कौन से लवक देखने को मिलेंगे, वर्णी। अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होते हैं, और ये कहाँ मिलेंगे, भूमिगत जड़ों और तनों में। और आलू बेस्ट उदाहरण है, वो एक तने का ही रूपांतरण है, और उसमें आपको कौन मिलेगा, अवर्णी। उसी के साथ एक और चीज याद रखनी है कि ये भोज्य पदार्थ के स्टोरेज में या भंडारण में भी कौन मदद करता है, अवर्णी लवक। हरित लवक केवल हरे रंग के होते हैं, और कहाँ मिलेंगे, पत्तियों व हरे तनों में। हो गए। देखिए ध्यान इधर ही रखिए, कुछ और जवाब दे रहे हो आप। आपको पहला वर्णी है तो पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये लवक कहाँ मिलेंगे, रंगीन भागों पर, और जैसे पीले, लाल, नारंगी, और मुख्य रूप से ये इसी रंग के होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे, फल और फूल आदि। जैसे फूल भी हमें अलग रंग के दिखाई देते हैं, विभिन्न विभिन्न रंग के, और फल भी हमें विभिन्न रंग के दिखाई देते हैं, और लेते भी, हम खाते भी, ठीक। फिर है आपका अवर्णी लवक, ये कौन से हैं, रंगहीन, इन्हें हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता। ये विभिन्न खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं, और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलेंगे, जड़े, भूमिगत तने और आलू। जैसे उदाहरण आलू है, और भी है आपके, अगर हम तनों का नाम लें, भूमिगत तने तो कुछ जैसे अदरक है आपका, हल्दी है आपकी, ये सारे भी कौन से हैं, भूमिगत ही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, वर्णी हो गया है। फिर है आपका जो हरित लवक।
पहले पढ़ देते हैं, ये कौन से रंग के हैं? हरे रंग के। इनकी खोज शिम्पर नाम आया था। इनमें रंग वर्णक या रंग के लिए जो वर्णक पाया जाता है कौन मिलेगा? पर्णहरिम। पर्णहरिम नाम कम पूछते हैं। हिंदी में भी आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? क्लोरोफिल ही लिखा हुआ मिलेगा। पर्णहरिम के कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई देते हैं। कि पौधों का रंग हरा क्यों या हरे क्यों दिखाई देते हैं? किस वर्णक के कारण? तो वर्णक पूछे तो कौन? पर्णहरिम। किसकी उपस्थिति के कारण? तो हरित लवक की उपस्थिति के कारण। ये प्लास्टिड है, ध्यान रखना, इसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पर्णहरिम को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये वर्णक, जैसे रक्त का रंग लाल है तो वो हीमोग्लोबिन के कारण है, तो वैसे ही ये हरा है किसके कारण? पर्णहरिम के कारण। इसे कोशिका का क्या कहा जाता है? रसोई घर या किचन ऑफ द सेल। दीदी आपका आ गया क्वेश्चन, किचन ऑफ द सेल कौन सा है? रसोई घर। और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उपस्थिति हरित लवक पर पाई जाती है, बता चुके हैं। और भी लवक होते हैं जैसे आपकी लाल मिर्ची, गाजर, कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन और बैंगन में जेंथोसाइनिन होता है। एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो हरित लवक है आपका, यह भी धोरी झिल्ली नुमा संरचना है। कैसी मिलेगी? ऐसी वाली। और इसको जैसे ये ऐसा रखा है तो मैंने ऐसे काटा है, तो समझो कि अब अंदर का क्या दृश्य देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको सिक्के नुमा संरचना दिखाई दी। देखिए, इसमें भी खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए। मैडम फिर आपने ये वाला प्रोकैरियोटिक वाला क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सिर्फ पादप में ही मिलेगा, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता। लेकिन दो अगर अंग के नाम पूछेगी जिसमें खुद का डीएनए होता है, तो एक तो मैंने कौन सा बताया था? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा कौन सा है? डीएनए। इसमें भी राइबोसोम होते हैं। क्या मिलेंगे? राइबोसोम। ये तो आपकी जानकारी की बात कि दो ऐसे अंगक के नाम बताएं कोशिका अंगक के जिसमें राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है, तो वह कौन है? डीएनए सॉरी आपका लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है। और लवक में भी कौन सा है? हरित लवक। और ये सिक्के नुमा जो संरचना है, तो ये क्या है? तो इन्हें कहते हैं ग्रेना। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रेना। और अगर अकेला है तो इसे ग्रेनम भी कहते हैं। उसी के साथ जो द्रव्य भरा है इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रोमा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ये तो पता चल गई कि हरित लवक में होता है, किचन ऑफ द सेल है। तो क्या प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, या सूर्य चला भी जाता है, लाइट ऑफ भी हो जाती है, उसके बाद भी ये सारी चीजें होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है ये दोनों चरणों में होती है, मतलब दो प्रकार से होती है। एक प्रकाश में भी होती है और दूसरी अंधेरे में भी होती है। जो प्रकाश में होती है उसे लाइट रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है इसे। और एक अभिक्रिया अंधेरे में होती है, इसे डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अंधकार अभिक्रिया कहते हैं। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ का सिंथेसिस या संश्लेषण करते हैं। तो जो डार्क रिएक्शन होती है, सॉरी, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश अभिक्रिया होती है वह होती है ग्रेना में। कहाँ होती है? ग्रेना में। और जो अंधकार अभिक्रिया होती है वह होती है स्ट्रोमा में। तो दोनों ध्यान रखिएगा, आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होती है? तो हरित लवक में। क्लियर है? हरित लवक किचन ऑफ द सेल है। हो गया। इसमें दो चरणों में पूर्ण होती है। कौन कौन सी? तो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरी अंधकार। इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। जो प्रकाश में पूर्ण हो वह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक। और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसको फोटोन के रूप में क्या कर लिया जाता है? हरित लवक के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है।
किसके रूप में, कि प्रकाश को फोटोन के रूप में ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैपिंग की जो चीजें हैं वो कहाँ मिलेगी आपको, ग्रेना में। इसीलिए यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। कहाँ मिलेगी, ग्रेना में। सिक्के जैसी संरचना किसकी, ग्रेना की। जो द्रव भरा है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। यह रिएक्शन कहाँ या इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, अंधकार अभिक्रिया होती है। इतनी चर्चा कर ली तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है। तो जो पौधे का हरा भाग होता है जैसे पत्ती, तो यहाँ पर दो चीजें काम करती है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, रंध्र। तो रंध्र के द्वारा वायुमंडल से क्या लिया जाता है, CO2। क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ के द्वारा क्या भेज दिया जाता है, जल भेज दिया जाता है। और किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इस सूर्य। और कहाँ, तो आपको कहाँ मिलेगी, पर्णहरिम में। हो गई कि ये सारी अभिक्रिया कहाँ होगी, ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, पर्णहरिम, या आप हरित लवक भी लिख सकते हो। और जो बनने वाला पदार्थ है वह क्या बनता है, तो C6H12O6, और सह उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। अगर यहाँ 6 लगाया है तो फिर यहाँ भी आपको ये पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। फिर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र होते हैं रंध्रों द्वारा। यह जड़ द्वारा जल ले लेगा, सूर्य का प्रकाश, और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, खाद्य पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य रूप से ग्लूकोज कहते हैं। और सह उत्पाद के रूप में क्या निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। अच्छा मुझे बताओ कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं। कोई सा वृक्ष है, मतलब जंगल है, उसे कहते हैं, हमें क्यों कह रहे हैं, जंगल तो है पर क्यों, जंगल है तो क्या, हाँ कुछ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आवाज तो निकल रही है ना। तो ऑक्सीजन क्या पेड़ क्या कर रहे, तो वही कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। और इसीलिए हम, और वहां सबसे अधिक मात्रा में जंगल होने के कारण ऑक्सीजन अधिक है, देते हैं, और वही इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। इतना क्लियर है, बाकी का कल देखेंगे, याद रखिएगा। हाँ कर दो बस।